क्या हम ये मान के चल रहे हैं आज कि हमारी सरकारें फेल हो गई और आज़ादी से लेके आज तक कोई भी कास्ट जिनको रिजर्वेशन दिया गया, वो आज तक कोई भी कास्ट इतनी डेवलप नहीं हो पाई कि वो इन लिस्ट से एक्सक्लूड हो पाए? तो ये जनगणना हमारे देश के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा प्रपोजल लाया गया है कि जिसमें जातियों की जनगणना होता है। अगर कोई आदमी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है, सोसाइटी में ऊपर उठ चुका है या उसके पास पर्याप्त पैसा आ चुका है, तो उसका एक क्लास है, तो उसकी कास्ट पूछने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। कि हमारे देश में इस वक्त क्या हो रहा है कि धर्म और जाति का बहुत महत्व बढ़ गया है राजनीति में। तो उत्तराखंड के केस में क्या है कि उत्तराखंड को ये देखना है कि ये जातीय जनगणना से हमें एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी कि हमारे कितने लोग फॉरवर्ड कास्ट हैं, कितने लोग बैकवर्ड कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने शेड्यूल कास्ट। 2026 में भारत में जनगणना होने वाली है और ये जनगणना ये माना जा रहा है कि भारतीय राजनीति को और भारत में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव ला सकती है। ये बदलाव किस तरीके से ला सकती है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एस नेगी हैं। उनसे समझते हैं कि ये पूरा जो जनगणना की प्रोसेस है ये कैसे हमारे अधिकारों को या फिर किस तरीके के चेंजेस भारत की राजनीति में लेकर आ सकती है। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ये 2026 की जनगणना है ये खास क्यों है और क्या चेंज इसमें पिछली जनगणना से है? देखिए, आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा प्रपोजल लाया गया है कि जिसमें जातियों की जनगणना होगी। ठीक है, इससे पहले जो लास्ट जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, 1941 में भी थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया और ना ही वो डाटा पब्लिश हो पाया वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। उससे पहले जो 2011 का सेंसस हुआ था, 2021 में तो सेंसस नहीं हुआ कोविड के चलते हुए, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें भी एक SECC हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, लेकिन उसका डाटा कभी भी पब्लिक किया नहीं गया। प्लस उसके डाटा में बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज थी। तो वो जो डाटा गादर किया गया था वो गादर करने का एक मेथोडोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके। अब का जो सेंसस है ये प्योरली कास्ट बेस्ड सेंसस माना जाएगा और ये सेंसस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक सेंसस में तो मतलब सेंसस के एक हिस्से में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस होंगे, यानी सेंसस ये देखेगा कि किस घर की स्थिति कैसी है, कैसा रहन सहन है, क्या चीज़ें वो ले रहे हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं। और एक प्योर जो सेंसस का काम होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा, यानी जनसंख्या की गणना होगी। वो जनसंख्या की गणना जब इस बार होगी तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ साथ बाकी जितनी भी जातियाँ उनकी भी जनगणना होगी। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जनगणना होती आई है 1951 में जो हमारा आज़ाद भारत का पहला जनगणना हुई थी, तब से लेके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती आई है। वो इसलिए होती आई है क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आर्टिकल 330 और 332 के अंदर लोकसभा में और विधानसभाओं में रिजर्वेशन मिलता है सीट्स का। तो रिजर्वेशन तभी मिल सकता है जब उनकी संख्याएं पता होंगी। ठीक है, तो इसलिए इस बार ये जो जातीय जनगणना है इसमें बाकी जातियाँ भी ली जा रही हैं। अब बाकी जातियाँ SC के अलावा SC और ST के अलावा बाकी जातियों की भी उसी प्रकार से जनगणना होगी। हालांकि बाकी जातियों को कोई लेजिस्लेचर में किसी प्रकार का रिजर्वेशन तो उपलब्ध है नहीं, मान लीजिए लोकसभा में या विधानसभा में, लेकिन जो आर्टिकल 15 है उसके तहत मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलता है, या आर्टिकल 16 है उसके तहत मान लीजिए आपको जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरियां हों चाहे वो राज्य सरकार की नौकरियां हों। तो जब आपके पास एक पूरा ऐसा इन्यूमरेशन होगा पॉपुलेशन का जिसमें आपको पता होगा कि कौन सी जाति कितनी है, तो सरकार शायद ऐसी नीतियां बना पाएगी जिससे उन्हें पता हो कि कौन सी जाति कहाँ किस स्थिति में रह रही है, उसकी वहाँ संख्या कितनी है और हमें वहाँ पर कितना जोर देना है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हालांकि इसका एक और पहलू सामने आएगा कि यही राजनीतिक पार्टियां आपस में सोचेंगी कि हमें कौन से इलाके पे, कौन सी जाति पे ज़्यादा फोकस करना है पॉलिटिकल माइलेज के लिए। ये भी एक उसका पहलू आएगा सामने। तो ये जो जनगणना होने जा रही है, इस जनगणना का एक और पहलू है। वो पहलू ये है कि इससे जो हमारी पॉलिटिक्स है, राजनीति, उसमें भी फ़र्क पड़ना है। क्योंकि जो 2001 से 25 साल के लिए डिलिमिटेशन को टाल दिया गया था 84th अमेंडमेंट के द्वारा, तो वो अमेंडमेंट के बाद ये उसमें मतलब बेसिकली 84th अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि
जो फर्स्ट सेंसस होगा आफ्टर 2026 उसके हिसाब से सीटें डिलिमिट की जाएंगी, परिसीमन किया जाएगा, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। तो अब ये 2026 के बाद ही हो रहा है। जैसे 4 राज्यों में ये 1 अक्टूबर 2026 से होगा, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में ये 1 मार्च 2027 से होगा। तो 1 मार्च 2027 से होगा, तो उसके बाद मतलब इसका सारा डाटा आने में करीब करीब साल भर सा लग जाएगा, यानी 2027 के लास्ट तक ऐसा डाटा आ पाएगा जो फाइनल पब्लिकेशन होगा, मतलब जिसके बाद उसमें फिर कोई मॉडिफिकेशंस, कोई सुधार नहीं होंगे। तो यानी ये मान के चलिए कि जो 2029 का चुनाव है शायद वो तो बिना परिसीमन के हो जाएगा लोकसभा का, और हमारा उत्तराखंड का भी 2027 का ऑब्वियसली जो विधानसभा का चुनाव है बिना इस जनगणना के हो जाएगा। लेकिन जो उसके बाद के होंगे वो इसी जनगणना के आधार पे होंगे, और इसमें जातीय जनगणना भी शामिल है। और चूंकि हमारे देश में इस वक्त क्या हो रहा है कि धर्म और जाति का बहुत महत्व बढ़ गया है राजनीति में, ठीक है, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है बहुत सारे राजनीतिक समीकरणों में परिवर्तन आए, राजनीतिक पार्टियों की सोच में फ़र्क आए, और जो लोग इन जातियों से संबंध रखते हैं, भले ही वो फॉरवर्ड कास्ट से हों या भले ही बैकवर्ड कास्ट से हों, वो भी शायद अपने आप को अपनी जाति की जनसंख्या के हिसाब से असर्ट करने की कोशिश करें, पॉलिटिकल डोमिनेंस करने की कोशिश करें। साथ साथ इसी जनगणना के आधार पे जो डिलिमिटेशन होगा उसी के आधार से विमेन रिजर्वेशन भी मिलना है, जो 1/3 मिलना है, वो भी अब शायद जाके 2034 वाली ही लोकसभा से लागू हो पाएगा, ठीक है। फिर बीच में 1 नेशन 1 इलेक्शन है, वो भी अब मुझे लगता है 2029 के बाद ही जाएगा, क्योंकि इस जनगणना के बाद ही वो सारी चीज़ें आएंगी सामने। तो ये जनगणना हमारे देश के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, जिस जनगणना के आधार पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे आज तक हमें जितना जाति आधार पे जो चीज़ें मिलती हैं वो 1931 के हिसाब से मिलती हैं, जो ब्रिटिश टाइम का सेंसस था, और उसके बाद फिर जो बाकी सेंसस होते गए उनके आधार पे मिलती हैं। आज तक की जो सीटों का बंटवारा है मान लीजिए 1971 के सेंसस के हिसाब से है, और जो बाद का डिलिमिटेशन किया गया उसमें 2001 को आधार माना गया, जो जिसमें सीटों की संख्या को तो रीएडजस्टमेंट नहीं किया गया लेकिन सीटों की बाउंड्रीज़ को रीएडजस्ट किया गया, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। दूसरा इसका फ़र्क पड़ने वाला है, जो मैंने जैसे आपसे कहा आर्टिकल 15, 4 और 5 के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो हमें रिजर्वेशन मिलेगा, या आर्टिकल 16 की क्लॉज 4 के हिसाब से जो हमें जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इंडिया के आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए। जैसा आप मान के चलिए कि एक टर्निंग पॉइंट आया था जब 1990s में मंडल कमीशन लागू किया गया था, तो जाति आधारित जो एक राजनीति थी वो आगे आई, और उसी समय जो एक कमंडल की राजनीति आगे आई, तो उससे एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स काफ़ी आगे आई। तो इसी तरह से हो सकता है कि ये जो जातीय जनगणना हो रही है इसकी वजह से भी हमारे प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में हो सकता है अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिले। जैसे आप किस तरीके के चेंजेस मतलब आप देख रहे हो उसमें? मैं इसमें चेंजेस ऐसे देख रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए जैसे मंडल कमीशन की हमने बात की, जैसे मतलब मान लीजिए आज़ाद होने के बाद एक पहला कमीशन बनाया गया काका केलकर कमीशन। तो काका केलकर कमीशन में उन्होंने कहा कि जी हमारे वहाँ कितने मतलब बैकवर्ड क्लासेस रहती हैं, उनका आप एक ब्यौरा बना के दीजिए और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 340 कहता है कि एक कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए जो बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज़ को देखे। तो बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज़ में बेसिकली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है, ठीक है। अब काका केलकर की जो मतलब रिकमेंडेशन थी वो तो मानी नहीं गई। जो बीपी मंडल वाला कमीशन बना जिसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहा जाता है, तो पहला तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका केलकर हो गया। तो जो बीपी मंडल के कमीशन की रिकमेंडेशन को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट ने लागू किया 1990 में, तो उसके बाद क्या हुआ है कि उस समय हमने ये मान के चले, जो हमारे पास पहला डाटा अवेलेबल था कि उस समय जो ओबीसीज़ में लोग आते थे वो 52% है। अब आज के दिन तो उस 1990 से लेके या 1993 में उसके लिए जो एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो रिनाउंड केस है इंदिरा साहनी वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, केवल एक्सेप्शनल सर्क्यूमिस्टेंसेस में करना चाहिए जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्क्यूमिस्टेंसेस हों। और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें कहा था कि आप एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाइए उसी जजमेंट में।
तो उसमें क्या किया गया, अब चूंकि बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन दिया जाता था या बैकवर्ड क्लासेस जो आइडेंटिफाई की जाती थी उसके लिए कोई एक डेडिकेटेड आर्टिकल तो था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 341 था, या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मान लीजिए 342 था, या उनको डिफाइन किया जाता था आर्टिकल 366 के 24th क्लॉज में, या आर्टिकल 336 की 25th क्लॉज में एसटीज को किया जाता था। तो ये तो कोई भी जामा कॉन्स्टिट्यूशनल था नहीं उस वक्त। तो सरकार ने एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न किया और एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट आया 1993 में, जो सुप्रीम कोर्ट के उस इंदिरा साहनी वाले केस के हिसाब से बनाया गया। तो वो जो कमीशन बनाया गया तो उस वक्त इन्होंने ये ध्यान में रखा कि भाई 52% है, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट बनती गई बैकवर्ड क्लासेस की वो बढ़ती गई। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि जब हम इस बात को बात कर रहे हैं तो जो सेंसस है वो पार्लियामेंट का राइट है, ठीक है। हमारी एंट्री नंबर 69 है 7th शेड्यूल में, लिस्ट 1 में, यूनियन लिस्ट में। तो वो एंट्री नंबर 69 अंडर आर्टिकल 246 का 1 में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी केवल पार्लियामेंट को एम्पावर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो सेंसस कर सकें। तो 1961 में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को भी पावर दे दी कि आप जो हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे आर्टिकल 340 कहता था ना, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको आप सर्वे कर सकें, उनकी आपको एक लिस्ट बना सकें, ताकि जिस स्टेट में जिस हिसाब से बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आप अपनी स्कीम्स ला सकें। लेकिन जब 1993 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू होने के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट्स अपनी लिस्ट बनाने लगे, बनती गई लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूंकि एक वो बना दिया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक एक्ट बना के 1993 का, तो वो एक सेंट्रल लिस्ट बनाने लगे। स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में फ़र्क होता था। तो कुछ जो जातियाँ ओबीसी स्टेट लिस्ट में होती थी, सेंट्रल लिस्ट में नहीं होती थी, आज भी स्थिति है। तो करते करते ये स्थिति चलती गई और ये लिस्ट में संख्याएं बढ़ती गई। मीनवाइल 2006 में एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब जो ओबीसीज़ हैं ये लगभग 41 to 42% हैं, जबकि मंडल कमीशन कह रहा है और 1931 का डाटा कह रहा है कि बेसिकली ये तो 52% है, और लिस्ट में तो संख्या बढ़ते जा रही है। तो या तो हो सकता है कि जिन लोगों को उस समय इन्यूमरेशन हुआ जिनका, वो अभी भी लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक एकेडमिक डाटा लिया गया, मीन्स की जो इंस्टीट्यूशंस में लोग जाके एडमिशन लेते हैं ओबीसीज़ के तहत, अब उसमें भी क्रीमी लेयर लागू होती है एक्चुअली, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि वो डाटा एक्चुअली सही ना हो और एक्चुअल जो ओबीसीज़ की संख्या वो ज़्यादा हो। तो कुछ स्टेट्स ने जो अपने इंडिपेंडेंट सर्वे कराए ओबीसीज़ के लेके, वो किसी किसी स्टेट में 60% निकले, जैसे बिहार में 63% निकले फॉर एग्जांपल, जिन्होंने इंडिपेंडेंट सर्वे कराया। तो अब जब ये जो पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन होगा इस नई जनगणना के हिसाब से, तो जो सेंसस एक्ट है 1948 का, तो केवल गवर्नमेंट को पावर करता है। और जो मैंने एंट्री नंबर 69 बताई आपको, लिस्ट नंबर 1 की, यूनियन लिस्ट की, ठीक है। तो करते करते जब ये चीज़ें चलती गई तो 2014-15 में जब एक जाट आंदोलन हुआ जाटों को ओबीसी में शामिल करने के लिए सेंट्रल लिस्ट में, तो उस समय क्या स्थिति बनी बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशंस रखे कि बेसिकली मतलब वो स्ट्राइक डाउन कर दिया, उनको सेंट्रल लिस्ट में नहीं आने दिया जाटों को। 9 स्टेट्स के जाट कम्युनिटी थी, तो उसमें उत्तराखंड भी एक था। तो जब उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिकली जो अभी हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो एक्ट है उसके हिसाब से हम जिन चीज़ों को कर रहे हैं, तो सेंट्रल लिस्ट में आप उन्हीं को लीजिए जो एक्चुअल में बैकवर्ड हैं। और जब आप बैकवर्ड कास्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो आप उसके लिए कंटेम्परेरी डाटा लीजिए, एंटीक्वेटेड या आउटडेटेड डाटा मत लीजिए। तो अब ये जो सेंसस होगा इसमें कंटेम्परेरी डाटा आएगा, नया डाटा आएगा, क्योंकि इसमें आप हाउस होल्ड को भी देखोगे किस तरह से रह रहे हैं, क्या रहन सहन है, प्लस उसका भी इन्यूमरेशन करोगे, तो शायद एक इस एंड पे मदद मिलेगी। दूसरा, जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2015 में, 2014 में उन्होंने लागू किया था, नोटिफिकेशन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने जाटों को सेंट्रल लिस्ट में लेने का। तो जब जाट कम्युनिटी को लिया गया तो 2015 मार्च में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। उसके बाद सरकार में काफ़ी मंथन हुआ, तो सरकार ने क्या किया, बेसिकली एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, 102nd अमेंडमेंट। 102nd अमेंडमेंट से भारत सरकार ने बेसिकली क्या किया, जैसे 341 में शेड्यूल का, 342 में शेड्यूल ट्राइब्स का मसौदा है, उसी तरह से उन्होंने 342 में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, 342A।
और 342A में उन्होंने ये बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड कर लिया और सारे प्रोविजंस वही रखे जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए होते थे 341 और 342 में आर्टिकल में। तो अब क्या हो गया कि जो लिस्ट बनेगी वो केवल पार्लियामेंट बनाएगी उसके हिसाब से, उसमें भी 2 ही क्लॉजेज होती थी, क्लॉज 1 क्लॉज 2 जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में लागू होता था। और उसके बाद उन्होंने एक उसी 12 अमेंडमेंट में वो जो 102वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें उन्होंने एक प्रोविज़न और किया, उन्होंने आर्टिकल 338 जो होता था 338 में एक क्लॉज मतलब एक और आर्टिकल इंसर्ट कर दिया 338B, और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक स्टेचुटरी बॉडी होता था उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कई जगह मतलब ओबीसीज़ की लिस्ट बनाने की बात आई, तो एक फेमस केस हुआ मराठा रिजर्वेशन वाला महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लिस्ट बना दी, उसमें उन्होंने मराठाओं की कई कम्युनिटीज़ को शामिल कर लिया बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस सीएम ऑफ महाराष्ट्र वाला केस हुआ करता था, मराठा रिजर्वेशन वाला। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आपके पास तो पावर ही नहीं है स्टेट के पास लिस्ट बनाने की। क्यों? क्योंकि वो जो आर्टिकल 342A जोड़ा गया था 102nd अमेंडमेंट से, और आर्टिकल 338A में जो वो बी में वो बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो वो अमेंडमेंट 102 एम्पावर ही नहीं करता था आपको, तो पार्लियामेंट के पास पावर थी। तो ये मई 2021 में जजमेंट आया, तो जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने क्या किया, फर्दर अमेंडमेंट किया, 127th अमेंडमेंट मूव किया, जो फाइनली 105th अमेंडमेंट के रूप में पास हुआ। वो 105th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, जो आर्टिकल 342 था, 342 का ए, 342A आर्टिकल में उन्होंने एक क्लॉज और जोड़ दी, थर्ड। उस क्लॉज में उन्होंने कह दिया कि स्टेट्स भी एम्पावर्ड हैं, वो सर्वे भी कर सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं। तो उस 2021 के अमेंडमेंट के बाद स्टेट्स ने फिर से ओबीसीज़ की लिस्ट में नए लोगों को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों पे ये जो अब सेंसस हो रहा है इसका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि ये स्टेट के लेवल पे राज्य सरकारों को ये बताने में मदद करेगा कि भाई कौन सी कम्युनिटी कितनी है, तो उस कम्युनिटी की पॉलिटिकल पावर कितनी है, उस हिसाब से उस कम्युनिटी को मतलब अच्छे शब्दों में कहें तो एफर्मेटिव डेवलपमेंट के लिए, एफर्मेटिव रिजर्वेशन के लिए, एफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए शामिल करेंगे अगर बैकवर्ड हैं, और दूसरे राजनीतिक शब्दों में कहें तो वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन लोगों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फेरबदल होने की संभावनाएं बनती हैं इस सेंसस की वजह से, क्योंकि पहली बार हमारे पास एक ऐसा डाटा आएगा जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से एम्पिरिकल डाटा है, यानी कि आप जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों से सर्वे कर रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, लोग अपना जो डिटेल्स हैं खुद भर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कौन सी कास्ट कितनी है, कहाँ पर है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, तो ये सारा डाटा आपके पास होगा। तो उस डाटा के बेस पे बहुत सारे परिवर्तन राजनीति में, सोसाइटी में हिंदुस्तान की आएंगे, तो उत्तराखंड उनसे अछूता नहीं रह पाएगा। जैसे एक तो ये है कि उत्तराखंड को किस तरीके से ये प्रभावित करेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या ये आरक्षण की जो स्थिति है अभी, इसमें भी किसी तरीके के बदलाव लेकर आएगा? बिल्कुल लेके आ सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, बेसिकली देखिए क्या हुआ था कि आप ऐसे समझिए कि इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 50% क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 2021 वाला जो मराठा रिजर्वेशन वाला जजमेंट था, ठीक है, जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही बढ़ेंगे। फिर एक तीसरा केस हुआ था जिसमें AWS कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो उसमें एक जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इवन फॉरवर्ड कास्ट से हैं, और उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो वो एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में आता है। तो इसके तहत अब क्या हुआ कि ये एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में कुछ कुछ स्टेट्स में आज के दिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन है उस स्टेट में। जैसे लद्दाख का हम आपको एग्जांपल देते हैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए एक स्कीम निकाली है जिसमें बेसिकली वहाँ 85% रिजर्वेशन होगा वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स के लिए, मूल निवासियों के लिए, और 10% AWS प्लस होगा, तो 95% रिजर्वेशन आपके पास रहेगा, ठीक है। तो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं। अब इसी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा इसी प्रकार से क्या हुआ था कि इसको अगर आप जोड़ते हैं तो बेसिकली आपका 2024 में एक जजमेंट हुआ था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह वाला, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए, सब क्लासीफाई करना चाहिए। यानी
रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यानी कि मान लीजिए जैसे हम शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन है, तो उसी शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर कोई शेड्यूल्ड कास्ट की कास्ट ऐसी हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनको एफर्मेटिव सपोर्ट नहीं मिल पाया है रिजर्वेशन से, तो उनको अपलिफ्ट किया जाए, यानी उनके लिए भी विद इन दैट रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जाए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 3 कैटेगरी बना दी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो ग्रुप 1 में उन्होंने वो लोग ले लिए जिनको अभी तक जो मतलब बहुत अंडर डेवलप्ड है, जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनको उन्होंने 1% रिजर्वेशन दे दिया। तो तेलंगाना स्टेट में 15% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। हर स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए स्टेट सर्विसेज में अलग अलग रिजर्वेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो फिक्स है कि 15% शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स को मिलेगा, 27% ओबीसीज़ को मिलेगा, 10% ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। स्टेट्स में 10%, सारे स्टेट्स में 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए ये जो रिजर्वेशन है डिफर करता है। किसी स्टेट में 27% से ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है ओबीसीज़ को, किसी स्टेट्स में ओबीसीज़ को रिजर्वेशन केवल 3-4% मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उत्तराखंड में केवल 14% रिजर्वेशन मिलता है ओबीसीज़ को, जबकि पॉपुलेशन जो है वो करीब 18% है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब इस स्थिति में क्या है कि जो वो जजमेंट था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह वाला, तो उसके हिसाब से आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ग्रुप 1 बना दिया जो लीस्ट डेवलप थे, ग्रुप 2 बना दिया जिनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल चुका था, ग्रुप 3 बना दिया जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल चुका था। तो ग्रुप 1 को उन्होंने उस 15% में से 1% रिजर्वेशन दे दिया, ग्रुप 2 को उसमें से आपका 9% दे दिया। तो ग्रुप 1 वालों की पॉपुलेशन कितनी थी, करीब करीब 4%, और उनको रिजर्वेशन कितना दे दिया, 1%। ग्रुप 2 वालों को जिनको 9% दिया, उनकी पॉपुलेशन है करीब 62-63%, उनको रिजर्वेशन दे दिया 9% आउट ऑफ 15। और जो तीसरे ग्रुप थे जो ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और वो हो चुके हैं, उनको उन्होंने 5% रिजर्वेशन दे दिया आउट ऑफ 15। ठीक है, तो 1, 9, 5 बांट दिया उन्होंने। और जो तीसरा ग्रुप था, इनकी पॉपुलेशन करीब करीब 32% थी। तो इसी तरह की बात एक भारत सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया था 2017 में। रोहिणी कमीशन भी बेसिकली यही कहता था कि भाई सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए था, उन्होंने बेसिकली ये कहा था। अब जब मंडल कमीशन आया 1990 में, 93 का इंदिरा साहनी वाला जजमेंट आया, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया जस्टिस रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में। तो वो जस्टिस रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता वाली कमेटी से उन्होंने कहा कि भाई आप ये डिफ़ाइन कीजिए कि क्रीमी लेयर क्या होगी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है जब हम ये बात कर रहे हैं सेंसस का फ़र्क क्या पड़ेगा। तो उन्होंने एक क्रीमी लेयर बनाई कि कौन लोग क्रीमी लेयर में शामिल होंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले, केवल अदर बैकवर्ड क्लासेस की। तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें केवल पेरेंटल इनकम देखी जाएगी, आदमी की नहीं देखी जाएगी। मान लीजिए मुझे ओबीसी में रिजर्वेशन के लिए मैं जा रहा हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या जॉब में, तो मेरी इनकम नहीं देखी जाएगी, केवल मेरे पेरेंट्स की। वो इनकम में और क्या क्या क्राइटेरिया शामिल होगा, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि अगर कोई आदमी 40 साल की एज से पहले, यानी माँ बाप में से कोई 40 साल की एज से पहले अगर क्लास 1 सर्विस में आ गया हो तो आप क्रीमी लेयर में हो। अगर माँ बाप क्लास 2 सर्विस में 40 साल की एज से पहले आ गए हों तो आप क्रीमी लेयर में हो। आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में हो। लेकिन इस इनकम में क्या क्या शामिल नहीं है, उनकी सैलरी शामिल नहीं है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स की। तो मान लीजिए अगर कोई ग्रुप सी ग्रुप डी वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी उसमें काउंट नहीं होगी, उनकी एग्रीकल्चर इनकम उसमें काउंट नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज काउंट होगी। ओके, ठीक है, तो मान लीजिए आज जो थ्रेशोल्ड है वो 8 लाख है, तो उस 8 लाख में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका बेटा या बेटी, उनका मतलब कोई भी चाइल्ड जो है, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट में रिजर्वेशन के लिए जाता है तो उसकी केवल पेरेंट की इनकम काउंट होगी। और अगर उनके पेरेंट 40 साल से पहले क्लास 1 ऑफिसर नहीं बने हैं, मतलब मान लीजिए 40 साल बाद कोई प्रमोट हो गया IAS बन गए, या 40 साल बाद कोई प्रमोट हो गए ग्रुप 2 में PCS रैंक पे आ गए, तो वो लोग काउंट नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तो सैलरी तो काउंट हो ही नहीं रही है ऑलरेडी। तो ये उनकी क्रीमी लेयर का हिसाब किताब था। तो जो क्रीमी लेयर बनी थी तो 1993 में वो 1 लाख रुपया हुआ करता था इनकम, जो 2004 में बढ़ा के 2.5 लाख कर दी गई, 2008 में बढ़ा के 4.5 लाख कर दी गई, 2013 में बढ़ा के वो 6 लाख कर दी गई, और 2017 में बढ़ा के वो 8 लाख कर दी गई। आज भी वो 8 लाख है। अब वो 8th पे कमीशन के बाद बातें चल रही हैं कि उसको शायद बढ़ा के 15-1 लाख रुपए कर दिया जाए फैमिली की इनकम। अब उसके सामने जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये रिजर्वेशन केवल उसी कैटेगरी को मिलता है जो कैटेगरी बाकी रिजर्वेशन में कवर्ड नहीं है, यानी जो शेड्यूल कास्ट में कवर्ड नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब्स में कवर्ड नहीं है, और जो OBCs में कवर्ड नहीं है। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया क्रीमी लेयर का, इसमें भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है। इसके लिए रखा गया कि फैमिली इनकम देखी, पेरेंटल इनकम नहीं, फैमिली इनकम। अब फैमिली में कौन कौन आएंगे, पेरेंट्स आ गए दोनों, आदमी खुद आ गया कैंडिडेट, आदमी अगर शादीशुदा है तो उसका स्पाउस आ गया, हस्बैंड या वाइफ, उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स भी आ गए अगर 18 साल से नीचे के हैं तो उनकी इनकम आ गई पूरी।
ठीक है, सैलरी हो, किसी भी सोर्स से इनकम हो, प्लस उनके पास 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए म्यूनसिपल एरिया में, 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए रूरल एरिया में जो नॉन एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो जिस घर में रह रहे हैं वो घर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया बनाए यहाँ पर क्रीमी लेयर के। अब जो ये सेंसस होगा, इस सेंसस के हिसाब से हमें केवल ओबीसीज ही पता नहीं चलेंगे, केवल एससीज ही, केवल एसटीज ही पता नहीं चलेंगे, हमें ये लोग भी पता चलेंगे, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो हमें ये लोग भी पता चलेंगे कि जो लोग ये सोशली वीकर सेक्शंस के लोग हैं कितने हैं, इनका परसेंटेज कितना है। अगर ये बात उठाई जाती है कि हमें मतलब जनसंख्या में हमारी जितनी मतलब हिस्सेदारी, भागीदारी है, जितना हमारा परसेंटेज है पॉपुलेशन में, उस हिसाब से रिजर्वेशन मिले, तो उसी हिसाब से शायद रिजर्वेशन ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग आते हैं उनको भी मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, क्या आज के दिन एक ऐसा दिन नहीं आ गया है, मतलब मैं ऐसे ही आउट ऑफ क्या कहना चाहिए, इंटरेस्ट एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस में, या 2017 में रोहिणी कमीशन कह रहा है, और उसके अलावा बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही इच्छा जताई है। तो क्या ऐसा दिन नहीं आ गया है कि हम एक कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के बजाय या देने के साथ साथ उसी कम्युनिटी में किसी ऐसे आदमी को भी तो रिजर्वेशन दे जो एक्चुअल में गरीब है। अब जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, अब 4.189 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई हमारी, ठीक है। हमारा जो पर कैपिटा इनकम है $2,880 के आसपास हो गया मान लीजिए। तो उत्तराखंड में मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारी पर कैपिटा इनकम 3,17,000 है, पर कैपिटा है ना, तो अगर एक फैमिली में 3-4 लोग रह रहे हैं तो अब 12-15 लाख रुपए कौन कमा रहा है पहाड़ों में, ठीक है। तो अगर कोई आदमी किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं है, फॉरवर्ड कास्ट है, तो उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन क्या साथ साथ अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब है, अब शेड्यूल्ड कास्ट में अगर बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसकी योग्यता ही नहीं बन रही है, एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, गरीब है बिल्कुल, तो क्या उसको इकोनॉमिक बेसिस पे विद इन शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप केवल उसको कास्ट बेस पे क्यों कर रहे हो? जो जब आप सब क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सब क्लासिफिकेशन जो है सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए ना, तो सोशियो बेसिस पे तो आप केवल कास्ट को दे रहे हो, हम कह रहे हैं आप इकोनॉमिक बेसिस पे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी दो। प्लस आप ये देखो कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्या है। जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप 3 चीज़ें देखते हैं ना, सोसाइटी देखते हैं, मतलब सोशल स्टेटस देखते हैं, एजुकेशनल स्टेटस देखते हैं, और इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं। अब आप ये देखिए कि कितने लोग हैं जो प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो 8th के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, कितने 10th के बाद, कितने 12th के बाद, कितने हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो अगर एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा मान लो क्लास 10th में ही ड्रॉप आउट हो जा रहा है, एलिजिबल ही नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ से बड़े ऊंचे जॉब के लिए जाएगा? इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आप मान लीजिए, तो जो लोग बेनिफिटेड हो चुके हैं उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहे, लेकिन उसके संग संग उसी रिजर्वेशन के अंदर जो आदमी गरीब है, उसी कम्युनिटी से है, शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल्ड कास्ट है, उसको उसी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दीजिए ना आप, एजुकेशन में भी और जॉब में भी, तभी तो बच्चा जाके मतलब कहीं तरक्की कर पाएगा। अब आप एक और तो कह रहे हैं कि जो आदमी की तनख्वाह मान लीजिए 10-12 लाख रुपए है, और एक आदमी जो बेचारा 1 लाख रुपए साल के नहीं कमा रहा है, तो वो 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा, ना वो कोचिंग करा सकता। आज तो बिना कोचिंग के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में निकलना बहुत टफ हो गया, ठीक है, मतलब नामुमकिन नहीं है, लेकिन टफ हो गया जिस हिसाब से बाजार चल रहा है। तो वो गरीब आदमी पढ़ाएगा कहाँ से? अच्छा, गरीब जब अपने बच्चे को मान लीजिए कहीं सुदूर गांव में रह रहा है उत्तराखंड के, वो सुदूर गांव से दूर ही नहीं भेज पाएगा, तो वो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? पढ़ेगा नहीं तो वो जॉब कहाँ से लेगा? प्लस जॉब में हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना वाइट कॉलर जॉब, यानी जो डेस्क का जॉब है, ऑफिस जॉब, और एक ब्लू कॉलर जॉब यानी जो लेबर का जॉब है, लेबर इंटेंसिव। तो अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, हो सकता है डेस्क जॉब जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट हों और मैनुअल जॉब जो है उतनी जल्दी ऑब्सोलीट ना हो, उतनी जल्दी ख़त्म ना हो, ब्लू कॉलर जॉब्स। तो ब्लू कॉलर जॉब्स में क्या होता है कि जो टेक्निकल जॉब्स हैं वो भी आते हैं ना, जैसे मान लीजिए प्लम्बिंग है, या जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियंस के जॉब्स हैं, या बहुत सारे जो जॉब्स हैं। तो हमारे उत्तराखंड में जो पहले ट्रेडिशनल जॉब्स हुआ करते थे, जो उत्तराखंड के ओरिजिनल रेजिडेंट्स, मूल निवासी किया करते थे, अब क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो ये किस हिसाब से होगा? तो इसलिए हमें क्या एक ऐसा समय नहीं आया है कि इसी सेंसस के हिसाब से हमें एक कम्प्रीहेंसिव रिजर्वेशन की पॉलिसी बनानी चाहिए, अगर हम देखते हैं, और उसी को हमने
अपने मतलब लेजिस्लेचर में भी लाना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट के अंदर। जैसे मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि शायद अब उस तरीके का एक नई बहस भी छिड़ेगी कि जो रिजर्वेशन मिल रहा था उसके कितने फ़ायदे हुए, किस किस तक पहुँचे और कैसे कैसे करके वो धरातल पे दिख रहा है, लोग अलग अलग कास्ट को किस तरीके से कर रहा है और किसको इंक्लूड करना चाहिए के अलावा किसको एक्सक्लूड करना चाहिए, इस तरीके की भी कोई नई बहस चलेगी फिर। आपने बिल्कुल सही बात की। अब देखिए जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर है 1950 का, जो पहली लिस्ट बनाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करी, और जो ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब की करी लिस्ट 1950 में, तो उन लिस्ट में जो आर्टिकल 341 है और 342 है, उनके जो दोनों क्लॉज 2 हैं दोनों आर्टिकल्स की, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करती है। किस चीज़ के लिए एम्पावर करती हैं? इंक्लूड और एक्सक्लूड करने के लिए। अब ये अगर हम एक एनालिसिस करें तो हम ये देखें कि जी कितने एक्सक्लूजन हुए, उसमें से कितने लोगों को हटाया गया। ठीक है, इसी तरह से जो ओबीसीज़ की लिस्ट बन रही हैं, तो चाहे वो स्टेट लिस्ट हो या सेंट्रल लिस्ट हो, उसमें इंक्लूजन तो हो रहे हैं, एक्सक्लूड किस किस को किया गया। क्या हम ये मान के चल रहे हैं आज कि हमारी सरकारें फेल हो गई और आज़ादी से लेके आज तक कोई भी कास्ट जिनको रिजर्वेशन दिया गया, वो आज तक कोई भी कास्ट इतनी डेवलप नहीं हो पाई कि वो इन लिस्ट से एक्सक्लूड हो पाए? हम लिस्ट में बढ़ाते जा रहे हैं, यानी हम कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं। चलिए, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। ओबीसीज़ के केसेस में हम क्या देख रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देख रहे हैं ना, और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। तो सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस हम जब देख रहे हैं और उस लिस्ट में हम लोगों को शामिल करते जा रहे हैं हटाने के बजाय, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये भी तो मान रहे हैं कि नहीं यार, हम डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है, हम बैकवर्ड ही रह गए हैं, सोशली भी बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली भी बैकवर्ड हैं और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं। और जब हम इस लिस्ट में किसी को बैकवर्ड क्लासेस में लिस्ट में लेते हैं तो हम उसका कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं ना। तो या तो फॉरवर्ड कास्ट के संग रिजर्वेशन मतलब कंपैरिजन करेंगे, या जो इमीडिएटली लोअर बैकवर्ड कास्ट है उसके संग कंपैरिजन करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये जो कास्ट है, ये जो क्लास है, ये क्लास डेवलप है कि नहीं है, फॉरवर्ड है कि हाँ फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट अपने आप में, स्टेट से मेरा मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं अपने आप में तो नहीं मान के चल रहे हैं कि नहीं साहब हम इतने सालों में कोई डेवलपमेंट ही नहीं कर पाए और लिस्ट जो है बढ़ते जा रही हैं। तो इस सेंसस का इस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चीज़ छन के बाहर आएगी कि आपने जो इतना एफर्मेटिव एक्शन लिया, रिजर्वेशन दिया, वो सारी चीज़ें की, उससे क्या ज़मीन में एक्चुअली लोगों को फ़ायदा हुआ तो किन लोगों को हुआ और किन लोगों को नहीं हुआ। तो सेम कम्युनिटी से आने वाले, सेम कास्ट से आने वाले कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हो गया, कुछ लोगों को वो बिल्कुल इससे मतलब दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है, ना वो एजुकेशन में लाभ उठा पा रहे हैं। आप पहाड़ों में कई लोगों को जानते होंगे जो शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, आप आज भी पहाड़ों में कई शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को जानते होंगे, या इधर भी तराई में जानते होंगे जो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना लिखना ही नहीं है। तो जो रिजर्वेशन का पहला स्टेप है वो क्या है? एजुकेशन में, वो ही नहीं लेना है, तो जॉब तो बहुत दूर हो गया। तो क्या उन लोगों को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है? क्या उन लोगों के पास तक विकास नहीं जाना चाहिए, या उन्हीं लोगों के पास जाता रहेगा जो लोग इस चीज़ को उठाते जा रहे हैं? तो रिजर्वेशन के विद इन रिजर्वेशन की व्यवस्था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट का या शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाए, रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जिन लोगों को एक्चुअल ज़रूरत है उन लोगों को भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट देना चाहिए, जो कि इस जनगणना से जो इस गणना से संभव हो सकता है अगर सरकार की सही मंशा हो तो। क्योंकि कोर्ट भी आपसे कह रहे हैं कि भाई आप सब क्लासिफिकेशन कीजिए, सब कैटेगराइजेशन कीजिए, तो आपके पास एक जुडिशियल बैकअप भी है करने का। तो आपको केवल क्या चाहिए? एक पॉलिटिकल इंटेंट चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए करने की। जैसे उत्तराखंड जैसे जो छोटे स्टेट हैं, वो इसका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? ये जो जनगणना हो रही है, जनगणना होनी है, देखिए अब इसका अगर उत्तराखंड स्टेट फ़ायदा उठाना चाहता है तो इसमें हमें एक तो ट्रू पिक्चर मिल जाएगी, क्योंकि अब जब इन्यूमरेशन होगा तो जो पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन होगा, लोग जाएंगे तो लोग बताएंगे कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और उसके हिसाब से एक डाटा तैयार होगा। डाटा तैयार होगा तो आपके पास पिक्चर आएगी, भाई कितने ब्राह्मण हैं, कितने राजपूत हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, ओबीसी के अंदर कौन कौन सी कास्ट हैं जो अपने आप को अदर बैकवर्ड क्लासेस में काउंट कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ और सोचने की है जो थोड़ा सा मतलब एक फ़िलोसॉफिकल चीज़ है। बेसिकली होता क्या है कि जब रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता था, मान लीजिए इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले, या जब मान लीजिए ओबीसीज़ का रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था 1990 से पहले, तो पहले क्या होता था कि जो कास्ट सोसाइटी में बैकवर्ड होती थी, क्या करती थी, सोसाइटी में अपने आप को मतलब थोड़ा सा अपलिफ्ट करती थी, तो वो क्या होता था, एक कम्पिटिटिव फॉरवर्डनेस होती थी। तो जो बैकवर्ड
क्लास था वो या बैकवर्ड कास्ट थी, वो अपने को फॉरवर्ड कास्ट बताती थी, ठीक है, यानी वो मतलब फॉरवर्ड कास्ट का सरनेम अडॉप्ट कर लेते थे या कुछ कर लेते थे। इसी प्रकार से जब से रिजर्वेशन का फ़ायदा आया है तो अभी क्या हो गया है कि ये जो कम्पिटिटिव फॉरवर्डनेस थी ये कम्पिटिटिव बैकवर्डनेस हो गई है। तो कम्पिटिटिव बैकवर्डनेस में क्या हो गया कि अब बहुत सारी जो फॉरवर्ड कास्ट है वो अपने आप को किसी ना किसी तरह से कहीं शेड्यूल ट्राइब में फिट करने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ओबीसीज में फिट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो ये भी एक इंडिया में ट्रेंड चल रहा है। तो जब ये जनगणना होगी तो इस जनगणना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें हो सकता है कि कई फॉरवर्ड कास्ट जो है अपने को बैकवर्ड कास्ट में शामिल करने की कोशिश करें, ठीक है। और जब जो कई बैकवर्ड कास्ट होती थी जब वो अपने इलाके से दूर जाती थी, माइग्रेट करती थी, तो जनरली अधिकतर केसेस में देखा जाता था या कुछ केसेस में देखा जाता था कि वो कम्पिटिटिव फॉरवर्डनेस कर लेती थी, यानी फॉरवर्ड कास्ट का नाम अडॉप्ट कर लेती थी, सरनेम अडॉप्ट कर लेती थी। तो उत्तराखंड के केस में क्या है कि उत्तराखंड को ये देखना है कि ये जातीय जनगणना से हमें एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी कि हमारे कितने लोग फॉरवर्ड कास्ट हैं, कितने लोग बैकवर्ड कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, और उनमें से कितने लोग गरीब हैं। और कितने लोग गरीब हैं तो कितने लोग अति गरीब हैं। जो आज हमारे पास अगर डाटा है कि हम कह रहे हैं कि जो $3 से नीचे कमा रहा है पर डे का, वो अति गरीब है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है। और जो $3 से ऊपर कमा रहा है वो नहीं है। तो यानी $3 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें 8,000 रुपया महीना, तो 8,000 रुपया महीना से नीचे कमाने वाला अति गरीब है, 8,000 रुपये से ऊपर कमाने वाला गरीब की श्रेणी में आ रहा है। तो हमें देखना है कि हमारे वहाँ 8,000 रुपया पर मंथ से नीचे कमाने वाले लोग कितने हैं, उनको कितना एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनको क्या ऐसा समय नहीं आ गया कि वो एक ऐसी राजनीतिक नीयत लेके आएँ कि ये जो लोग एक्चुअल में गरीब हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी क्लास से हैं, उन लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा दिया जाए। क्योंकि आज के दिन क्या हो गया कि कुछ हद तक जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास बहुत हद तक हैव एंड हैव नॉट्स का भी हो चुका है। अगर कोई आदमी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है, सोसाइटी में ऊपर उठ चुका है, या उसके पास पर्याप्त पैसा आ चुका है, तो उसका एक क्लास है, तो उसकी कास्ट पूछने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिकली मतलब एक नई कास्ट बन गई है। तो इन चीज़ों को भी हमें एक ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और उसके बेसिस पे उत्तराखंड जैसा राज्य अपना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट फिक्स कर सकता है। तो मान लीजिए जो शेड्यूल कास्ट में गरीब लोग हैं उनको विद इन शेड्यूल कास्ट फर्दर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। शेड्यूल ट्राइब में जो बहुत गरीब लोग हैं उनको विद इन शेड्यूल ट्राइब अच्छा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ऐसे ही ओबीसीज में किया जा सकता है। और जो जनरल कैटेगरी में लोग हैं, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको भी इकोनॉमिक बेसिस पे अच्छे तरीके से रिजर्वेशन दे के अपलिफ्ट किया जा सकता है, एजुकेशन में भी और जॉब्स में भी।